आज के इस दूसरे वीडियो में दूसरा इसलिए कि इसके पहले मैं एक वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा चुका हूं जिसमें मैंने एमपीपीएससी के सिलेबस को डिटेल से बताया था। सिलेबस पैटर्न, कितने प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब। अब इस सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में उस सिलेबस को आपको कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है, इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। प्री की तैयारी कैसे, मेंस की तैयारी कैसे, पहले प्री की पहले मेंस, एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है, और इंटरव्यू कैसे, इस पर हम लोग बात शुरू करेंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि तैयारी कैसे करना चाहिए, प्री के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या करें, क्या पढ़ें, है ना, कोचिंग करें कि ना करें, लॉकडाउन की वजह से सारी कोचिंग से बंद हैं तो कैसे पढ़ें, क्या ऑनलाइन सफिशिएंट होगा, किस चैनल पर विश्वास कर लें, है ना। तो इस तरह की जितने भी बातें हैं, उन बातों को लेकर के मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। उससे रिलेटेड मुद्दों की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। सिविल सर्विसेज की तैयारी मेरे ख्याल से समझ की तैयारी है। एमपीपीएससी हो या आईएएस की तैयारी, ज़्यादा अंतर नहीं है नेचर को लेकर के। मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों एक ही क्षेत्र हैं, चूँकि इस परीक्षा को देने के बाद आप एसडीएम बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, प्रशासनिक पद हासिल करते हैं। तो एक नेचर समझना बहुत ज़रूरी है कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए आपके पास बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, कौन सी वो चीज़ है जिसको आपको कर ले तो आप एमपीपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मैं अपने छात्रों को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का मतलब है समझ की तैयारी। थोड़ा एमपीपीएससी के मामले में कम ज़्यादा हो सकता है, कई बार इसमें टॉपिक एकदम क्लियर हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2020 के सिलेबस में टोटल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होते हैं उसके हिसाब से कुछ सिलेबस को समायोजित किया गया है, सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं, हर विभाग के सब्जेक्ट रखे गए हैं। इसके पीछे एक मंशा ये भी है कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको अलग से कोचिंग की तैयारी की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद ये सोच कर रखा गया है। क्या मेंटलिटी होगी वो तो लोक सेवा आयोग जाने, हम लोग गेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो एमपीपीएससी की तैयारी है वो बेसिकली समझ की तैयारी है, अंडरस्टैंडिंग की तैयारी है। इसीलिए जब कोई सवाल पूछता है कि सर पहले प्री पढ़ें कि पहले मेंस पढ़ें, बात यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पहले प्री होता है एग्ज़ाम, फिर मेंस होता है। तो बच्चों को लगता है कि पहले प्री की तैयारी करना चाहिए, मेंस की बाद में तैयारी करना चाहिए। प्री और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 महीने, कई बार तो 2.5 महीने, 2 महीने भी। तो जो समझदार होंगे वो यहाँ से आंकड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या प्री के बाद मेंस की तैयारी 3 महीने में हो सकती है। लोग छात्र आते हैं तो कहते हैं पहले प्री तो निकले फिर मेंस पढ़ेंगे। ये सबसे कठिन समस्या है यहाँ के छात्रों को, खासकर जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर के छात्रों की, अर्थात रीवा के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप उनको मेंस बताएंगे तो वो प्री की तैयारी के प्लान करेंगे। जब आप उनको जो टाइम होगा प्री पढ़ने का उस टाइम पे वो कहेंगे तो मेंस के पास आ रहा है, तो हड़बड़ाहट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा सलूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये बात कह कर के कि एमपीपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी, चाहे आईएएस हो चाहे एमपीपीएससी हो, वो समझ की तैयारी है, वो अंडरस्टैंडिंग की तैयारी है, कॉन्सेप्ट की तैयारी है। और यदि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात आपको पीछे ले जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने एक लंबा प्रोग्राम बनाया छात्रों को तैयारी के लिए, और वो मैं आपको यहाँ पे छात्रों की तैयारी के लिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये सिर्फ पढ़ने और कठोर मेहनत करने की तैयारी नहीं है, ये स्मार्ट वर्क की तैयारी है। और स्मार्ट वर्क के लिए ज़रूरी होता है सिलेबस को बारीकी से समझें। तो वो मैंने काफ़ी हद तक आपको पिछले वाले वीडियो में समझा भी दिया है। आज हम लोग बात करते हैं
एमपीपीएससी की तैयारी का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण हिंदी में लिख रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आसपास के परिवेश की बातों को पर समझ विकसित करना है। इसको मैं कॉन्सेप्ट नाम देता हूँ। कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आप क्या करेंगे, सिलेबस उठाइए, ना उठाइए सिलेबस कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक आप बिना सिलेबस उठाए ही दुनिया के बारे में सोचिए, अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचिए, वातावरण के बारे में सोचिए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, आपके आसपास जो घटित हो रहा है उनके बारे में सोचिए और उनसे क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे और प्रश्न करके क्या करेंगे, उत्तर ढूंढेंगे। फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा करना है तो सिलेबस पहले देख लेते हैं, आप सिलेबस ढूंढ लीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, प्रश्न और उत्तर की शैली में सोचिए, थिंक करिए। और ये सब आप करने के लिए जब आप उनका उत्तर ढूंढने जाएंगे तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ होगी कि कोई ऐसी किताब मिल जाए, कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसको पढ़ लेने से समझ विकसित हो जाए। तो समझ विकसित करने के लिए, है ना, समझ विकसित करने के लिए बहुत ही बेसिक किताब आती है NCERT की। आप छोटे बन जाइए, लाज शर्म छोड़ करके कक्षा 6 में चले जाइए। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बीच की, चाहे आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, दोनों मीडियम की NCERT किताब मिल जाएगी। किताबें पढ़िए, समझ विकसित हो जाएगी। किताबों को पढ़ने के साथ साथ सोचिए, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, चिंतन करिए, मनन करिए। ये बात आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कराएगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड कराएगी। तैयारी का ये सबसे पहला चरण है। देखिए पहला चरण कहाँ से, पहला चरण तो आपको सिलेबस लेने से, सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, सिलेबस के डिटेल भी समझा दिए हैं। तो जब आप क्या करेंगे, NCERT पढ़ लेंगे तो बेसिक भूगोल का, बेसिक पर्यावरण का, बेसिक इतिहास का, बेसिक संविधान का, राजनीति का, सोशियोलॉजी का, जब इन सब की किताब NCERT पढ़ लेंगे। NCERT बहुत ही रोचक वे में लिखी गई किताब है, पूरी स्टोरी बाय स्टोरी है, कहानी बाय कहानी है। मतलब आप ये सोचिए कि आप कोई सिनेमा देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, सिनेमा से ज़्यादा अच्छा सीरियल कहना ठीक रहेगा। आप सीरियल देख रहे हैं, कक्षा 6 में एक सीरियल दिखाया जाएगा, कक्षा 7 में दूसरा दिखाया जाएगा, उसका दूसरा भाग दिखाया जाएगा, कक्षा 8 में तीसरा। इस प्रकार से आप सीरियल बाय सीरियल कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। तो पहला लेवल ये है। जब आप 6 से 12 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ की इकोनॉमी और सोशियोलॉजी, इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक समझ बनेगा। तब आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे जिन प्रश्नों को मेंस में पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया कोई एक प्रश्न संविधान का, बताइए प्रस्तावना में निहित जो मूल्य हैं वो कौन से मूल्य हैं, क्या भारतीय समाज, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी प्रवृत्ति की है। जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी एक कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट आप बता पाएंगे। हाल फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो आप प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों को मैं कुछ ऐसे बांटता हूँ, जैसे आप क्या है, बांट लीजिए, कोई भी टॉपिक उठाइए, वो क्या है भी आप बात कर लीजिए। फिर क्यों है, उसका कारण ढूंढिए। फिर क्या है, क्यों है, मतलब कैसे है, फिर उसका प्रभाव क्या है। फिर आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि अच्छा है कि बुरा है, लाभदायक है कि हानिकारक है, और इसका मूल्यांकन कर लीजिए। इस आधार पर क्या है, क्यों है, कैसे है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, अच्छा है कि बुरा है, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है। जैसे बहुत ही चर्चित आरक्षण, मान लीजिए आपको आरक्षण पढ़ना हो, संविधान का आर्टिकल 14 पढ़ना हो, 14 पढ़ना हो, ठीक है, समानता वाला, तो आप कहिए कि समानता का अधिकार अच्छा है, बुरा है। तो पहले तो क्या है, क्यों रखा गया है, कैसे इसको इनपुट किया गया, ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, फिर ये अच्छा है या बुरा है, इसके लाभ क्या क्या है, इसकी हानि क्या क्या है। तो एक तरह से आप समझ विकसित करने के लिए, इसके लिए मैं आपको बुक रेफर कर रहा हूँ, 6 से 12 तक की जरूरी NCERT, ठीक है ना।
एनसीईआरटी पढ़ने से आपके बहुत सारे प्रश्न मेंस के क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके प्री के जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी के प्रश्न भले ही ऑब्जेक्टिव वन लाइनर होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत होता है, गहरे कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न होते हैं। सारे प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन प्रश्नों के समझने के लिए, उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए भी आपके दिमाग में सेंस होना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में सार होना चाहिए, आपके दिमाग में समझ होना चाहिए। और वो समझ विकसित कराने के लिए मैंने आपको एनसीईआरटी बुक रेफर किया। ठीक है, एनसीईआरटी पहले चरण की बात है, 6 से लेकर 12 तक जरूरी एनसीईआरटी आप देख लीजिए, मिल जाती है मार्केट में, नहीं तो पीडीएफ लोड करिए और पढ़ना शुरू करिए। यदि आप आज से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले कक्षा 6 की भूगोल की, पर्यावरण की एनसीईआरटी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे और मेंटलिटी को, अपने मनोवृत्ति को इस हिसाब से बनाइए। स्टेप नंबर 2, यहाँ से आप क्या पूरा कर पाएंगे, यहाँ से आप प्री वाले कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूरा कर पाएंगे और मेंस के कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे जो सिलेबस से होगा, और सारा कुछ समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो वो इंटरव्यू में काम आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर जो 2 है, चरण जो दूसरा चरण है वो क्या है? वो है कि आपको एमपीपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए होता है फैक्ट। 2 चीज़ें हो गई, आप एनसीईआरटी इधर पढ़ लिए, ठीक है, आप एनसीईआरटी से बेसिक समझ डेवलप कर लिए। इस बेसिक समझ के साथ साथ कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ऐसा है जो एनसीईआरटी में ना होंगी, उनको पढ़ना होगा, और कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में ना होगी, लेकिन हमें दूसरे चरण में फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्री में आपको फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेंस में आपको बहुत सारे इनपुट डालने पड़ते हैं फैक्ट जो एनसीईआरटी में नहीं होंगी। तो दूसरे चरण में आपको फैक्ट डेवलप करना है। ठीक है, फैक्ट डेवलप करने के लिए आपको कुछ बुक्स जो हैं, वो जो लेखकों की बुक्स आती हैं उन बुक को पढ़ना होगा, और वो बुक्स आपको 2 काम करेंगी। कुछ फैक्ट दे देंगी जो एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों में जो इनपुट किए जाते हैं, और इस बेसिक नॉलेज को इन्वेस्टमेंट कर देंगी, बढ़ा देंगी, वृद्धि कर देंगी। तो आपके साथ कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा एनसीईआरटी से, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट जुड़ जाएगा बाकी की किताबों से। बाकी की किताबों में जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, संविधान के लिए आप लक्ष्मीकांत डीडी को शुरू पढ़ सकते हैं, कोई एक किताब पढ़िए जो भी आपको पढ़ना हो। ठीक है ना, इतिहास की किताबें ले सकते हैं। ठीक है, इनकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन सी किताबें वो हैं जो एनसीईआरटी के बाद पढ़ना है। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है, उस तीसरे स्टेप में, ठीक है, दूसरे स्टेप में आप कुछ चीज़ें और सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ कैसे जोड़ना है ये भी आप सीखेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट को आपस में जोड़ना है, मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट का फ्रेम है और फैक्ट का रंग है, उस फ्रेम में आपको फिल करना है, और उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप सीख पाएंगे। मान लेते हैं उदाहरण के लिए आप समाजवाद समझ के कि समाजवाद क्या होता है, ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए, समाजवाद की आप बेसिक बातें समझ रहे हैं, साम्यवाद आप समझ रहे हैं, अब आपसे पूछा जाए कि समाजवाद की जो पहली स्थापना हुई साम्यवाद की, वो किस देश में हुई, तो ये किस देश वाली जो बात हो गई वो क्या है, वो फैक्ट है। तो फैक्ट में आपको क्या करना है, फैक्ट में आपको कब, कितना, मतलब कब, कोई डेट, कहाँ, कोई प्लेस, कितना, मात्रा, किस कलर का, किस रंग का, किस, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी किस में आएंगी, फैक्ट में आएंगी। तो ये आप फैक्ट क्लियर कर लेंगे, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों जोड़ेंगे, तब जा करके आपका एक मिश्रित ज्ञान बनेगा, नॉलेज बनेगा, और यही नॉलेज क्या करेगा, यही नॉलेज आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका दूसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है क्वेश्चन ढूंढना और उनको सॉल्व करना। क्वेश्चन ढूंढना और उनको सॉल्व करना। जैसे कोई टॉपिक फर्स्ट आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर उसी टॉपिक का फैक्ट पढ़ लिया, तो अब सेम टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढिए। क्वेश्चन कैसे ढूंढेंगे? क्वेश्चन ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि एमपीपीएससी या संबंधित टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाने वाले कोई भी परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो उनका कलेक्शन करिए,
तो क्वेश्चन का कलेक्शन करिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, फिर बुक्स का क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा चाहे एमपी का हो चाहे जहाँ मध्य प्रदेश की सारी परीक्षाओं द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ढूंढिए, और वो क्वेश्चन ढूंढने पर आपको पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक छूट गया है तो आप कहीं से उसको भी कलेक्ट कर लीजिए। ये आपका तीसरा चरण है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है कॉन्सेप्ट। दूसरा चरण क्या है? फैक्ट। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से और कुछ रेफरल बुक से, रेफरेंसर बुक से। फैक्ट आपको बुक्स से मिल जाएगा और क्वेश्चन आपको जो संस्थाएं परीक्षा लेती हैं उनसे मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण क्या है? चौथा चरण आता है टेस्ट सीरीज। यहाँ होता क्या है? यहाँ होता ये है कि 2 महीने पहले जब परीक्षा होनी होती है तो 2 महीने पहले बच्चे क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं वो सब छोड़ करके टेस्ट सीरीज भी कूद करते हैं और परिणाम स्वरूप उनसे बनता कुछ नहीं, तो अवसाद हो जाता है, टेंशन हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ। 8-10 प्रश्न बन गए, लगा कि अब क्या परीक्षा देंगे। तो ये ना करिए, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फैक्ट पढ़िए, क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। तैयारी करना है आपको, टाइम नहीं पास करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन फैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप इत्मीनान के साथ टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें क्या करना हो, जिसमें आपको उस परीक्षा के लेवल के, प्री के भी बात कर रहा हूँ और मेंस की भी बात कर रहा हूँ, उस परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको मिलते हो और उस लेवल के हिसाब से उसको चेक भी किया जाता हो और चेक करने के बाद आपको गलती बताई जाती हो, वो टेस्ट सीरीज वो वाली आप ज्वाइन करिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लेने के बाद आप पाएंगे कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं नहीं जानते, आपको जिज्ञासा है तो उनको ढूंढ के पढ़िए और पुराने वालों को ठीक करते रहिए। ये पढ़ने के 4 स्टेप हैं और 5वें स्टेप में आपका एग्ज़ाम। जब वो एग्ज़ाम हो तो आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन तय है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गलती कहाँ करते हैं? गलती लोग ये करते हैं कि एक स्टेप से सीधे जंप कराते हैं दूसरे स्टेप पर, लास्ट स्टेप पर, या लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं। कभी एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, कभी कोई किताब पढ़ते नहीं, परीक्षा के 2 महीने से पहले से शुरू है। लेकिन जो गंभीर छात्र हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 ये आप स्टेप बाय स्टेप जब करते जाएंगे लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा और ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को समाज से, अपने आसपास के वातावरण से जोड़े रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ही आपका एक पर्सनालिटी विकसित करेंगे और वो पर्सनालिटी इंटरव्यू में काम आता है। शायद आप समझ गए होंगे कि तैयारी कहाँ से करें। मेरे ख्याल से प्री की तैयारी कोई तैयारी नहीं होती है। प्री की तैयारी में आपको टेस्ट देना है, बस पढ़ने के लिए जो अलग टॉपिक है उनको पढ़िए और टेस्ट देना है। ठीक है, तो तैयारी किसकी होती है? तैयारी सबसे पहले मेंस की होती है, मुख्य परीक्षा की तैयारी होती है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप पहले देखिए, प्री का सिलेबस आप बाद में देखिएगा। जब मुख्य परीक्षा का आप सिलेबस देखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि प्री का सिलेबस अपने आप कवर हो गया है। हाँ, यदि आप ये कॉन्सेप्ट, फैक्ट, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज ये वाली चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ना तो आपको अलग से प्री की तैयारी करने का मतलब प्री की तैयारी करना पड़ेगा, ना तो मेंस की, पूरे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, इंटरव्यू तक की तैयारी हो जाएगी, प्री मेंस इंटरव्यू सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक गलती कभी मत करिए। क्या ना करिए, क्या करिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या करिए तो मस्ट है कि एनसीईआरटी पढ़िए, मस्ट है कि कुछ बुक्स पढ़िए, अच्छा है कि क्वेश्चन ढूंढिए, ये सब करेंगे ही। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आसानी से पूछी जाती हों या जो बहुत मतलब आपको चर्चित हों, ऐसी किताबें पढ़िए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, अपना नोट्स स्वयं बनाइए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ठीक है, तो पहले लेवल पर ये आपका ऐसा होता जाएगा। क्या? पहले लेवल पर एनसीईआरटी, फिर कुछ बुक्स, फिर टेस्ट क्वेश्चन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर आपका एग्ज़ाम।
तो ये आपका ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बहुत सारी बुक, कुछ कम पढ़ना है आपको, टेस्ट आपको देना है, क्वेश्चन करना है, तो ये आप पद्धति अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो पढ़ने का जो तरीका है, तो एक ये तरीका भी है एमपीपीएससी के लिए कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको गहराई से पढ़ डालिए और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको थोड़ा कम पढ़िए। ये टॉपिक आपको सिलेबस से स्पष्ट हो जाएगा कि किनको गहराई से पढ़ना है, किनको थोड़ा कम पढ़ना है, ज़्यादा सोचना है और ज़्यादा अभ्यास करना है। लेकिन अभ्यास तब करना है जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, सीधे अभ्यास पे नहीं पहुंचना है, नहीं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ने की भी संभावना होगी। ठीक है, तो ये था तैयारी का एक सिस्टम। अब रही बात, क्या कोचिंग ज़रूरी है? तो इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद ही कोचिंग पढ़ाता हूँ, और जब मैं खुद ही कोचिंग पढ़ाता हूँ तो यदि मैं ये कहूँ कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है तो फिर द्वंद्व ये हो जाएगा, तो फिर आप क्यों पढ़ाते हैं? दूसरी बात, क्या ऑनलाइन टीचिंग, मान लीजिए कि ऑनलाइन की क्लासेस ज़रूरी है या किसी का पढ़ाना ज़रूरी है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, लाइव हो, या कोचिंग के माध्यम से। देखिए जितना स्टेप मैं बताया हूँ वो यदि आप सब फॉलो करते जाते हैं और फॉलो करने के लिए आपके पास मटेरियल है, कक्षा 6 से शुरू करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में ना आएगी, लेवल अपना इंक्रीज करते जाएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। साल भर 1.5 साल भर पढ़ेंगे तो वो सब आप उसके खुद ही मास्टर हो जाएंगे। एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यदि आप कहीं फंसते हैं और खुद नहीं निकल पाते हैं, कोई टॉपिक है, टॉपिक आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से यदि आपके पास कोई और मार्गदर्शन नहीं है तो एक मार्गदर्शक के रूप में कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टॉपिक है, किताब है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन आता है, कर ले जाते हैं, तो यहाँ से आप मुक्त हो जाएंगे। इस लेवल पे आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन समझ लेते हैं, ऑनलाइन वीडियो मिल जाते हैं, तो वहाँ भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि यही टॉपिक आपको फंस जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और एक कोचिंग जो ये काम कर सकती है तो वो आपका काम कर देगी, अच्छी कोचिंग। दूसरा लेवल आपको कोचिंग की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? दूसरा लेवल मेंस के, हाँ, दूसरे में जब आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक रेगुलरिटी चाहिए होता है। यदि आप ऐसे हैं कि स्ट्रिक्टली बैठ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, 4-6 बच्चों का ग्रुप है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इस प्रवृत्ति के हैं कि एक ग्रुप में पढ़ें और एक रेगुलरिटी बनी रहे तो निश्चित रूप से फिर आपको कोचिंग की ओर उन्मुख होना पड़ता है। तो आप खुद ही तय करिए कि क्या आप किस प्रवृत्ति के हैं, क्या आप टॉपिक समझ लेते हैं, क्या आप रेगुलरिटी बना सकते हैं, क्या आप एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, क्या आपके पास एक ऐसा ग्रुप है कि बाकी चीज़ें यदि डिस्कशन करना हो या आपस में कुछ बातचीत करनी हो, किताबें लेन देन करना हो, ये सारी चीज़ें, तो क्या आपके पास एक ऐसा ग्रुप है? यदि है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठिए पढ़िए, ऑनलाइन सहारा लीजिए। और जब तक कोचिंग नहीं जा रहे तब तक तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। तीसरी ज़रूरत आपको कोचिंग की तब महसूस होगी जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा। तो निश्चित रूप से आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं और संभव भी नहीं है, फिर प्रश्न बना भी लिए तो उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको एक टीचर की, एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ना पूरे ज्वाइन करें तो ऐसा भी बहुत सारे छात्र करते हैं और सफल होते हैं। तो ये डिसीजन की कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप पर है। आप में यदि इतना क्षमता है, आप इतना एक्टिव है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपके लिए कोचिंग जरूरी नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेवल पे काम चल सकता है। और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आपकी पर्सनालिटी पे क्या कमी है ये बताने के लिए हो सकता है। हालांकि इस पर भी ज़्यादा, यदि आप थोड़ा सा डायनेमिक प्रवृत्ति के हैं तो ये सारी चीज़ें निकाल ले जाएंगे। लेकिन यदि आप ये सेल्फ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कोचिंग की ओर उन्मुख होना पड़ता है और होना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में अच्छी कोचिंग संस्थान अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे दर्शन शास्त्र आ गया, दर्शन शास्त्र की कोई एनसीईआरटी भी अवेलेबल नहीं है। अब एनसीईआरटी भी नहीं है, उसकी कोई किताब इस हिसाब से नहीं है कि जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दे, तो फिर आपको लगता है कि हाँ कोई फिलॉसफी पढ़ा दें। यही हाल साइकोलॉजी का, यही हाल लोक प्रशासन का, यही हाल दूसरे सब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो कई बार आप फंसते हैं, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत सारे विद्यार्थी जिनको एनसीईआरटी पता भी नहीं होता, एमपी बोर्ड से पढ़कर आते हैं,
उनको एनसीईआरटी की बातें नहीं समझ में आती, कठिन लगती हैं, तो उनके लिए फिर कोचिंग ज़रूरी हो जाता है कि वो सरल समझाने वाले शिक्षकों को ढूंढें और पढ़ें। तो ये निर्णय आपका है, देख लीजिए जैसा भी हो। एक बात ये थी जो हमें बताना था, तो 2 वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें, एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस और पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी, कुछ बुक्स भी बता दिया है। बुक्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें नेट से रिसर्च कर सकते हैं जो सजेस्ट की जाती हों। बस इतना है कि मानक किताबें पढ़िए और उन किताबों को पढ़िए जिनको आपका पढ़ने में मन लगे, और 1-2 बार किताबें पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। कुल मिलाकर की बातें, ठीक है। आगे के कुछ सेक्शन में आगे मैं इसी सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे वीडियोस, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिनको आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। जो भी वीडियो आएंगे वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप हमारे सर सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी चीज़ें यदि आपको लगता है कि आपके दोस्त के लिए भी ज़रूरी है तो उन तक उनको पहुँचाएँ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। और कोई बात यदि आप पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ें और आप जानना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है। संपर्क कर सकते हैं। शेष अगले सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।